हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी। देखो, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड किंगडम जो क्लासिफिकेशन है फंगी, उसको हम आज पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने प्रोटिस्टा किंगडम को यहाँ पे कंप्लीट किया था। प्रोटिस्टा किंगडम में मैं एक रिकैप करवा देता हूँ। प्रोटिस्टा किंगडम में हमने क्रिस्टोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ में भी हमने 4 टाइप के पढ़े थे: फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोअन, और एक और था यहाँ पे एमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो ये हमने प्रोटिस्टा किंगडम अपनी पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम फंगी किंगडम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आइए हम शुरू करते हैं। तो किंगडम फंगी, सबसे पहले इसके हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जान लेते हैं। देखो, जो फंगी जो होता है ना, फंगी हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। देखो, जो फंगी होता है वो होता है हमारा यूकारियोट्स। क्या होता है? यूकारियोट्स होता है, ठीक है। यूकारियोट होता है। और क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर यानी कि देखो, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब कि एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, और वो एक्सेप्शनल क्या है कि देखो, सारे ही फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर होता है, और उस फंगी का नाम है ईस्ट। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगी, है ना। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि यूनिसेलुलर फंगी का नाम बताइए, एग्जाम्पल बताइए, तो क्या होगा? ईस्ट। तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी। अब देखो, जो फंगी जो होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक फंगी यहाँ पे होते हैं। सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। और यहाँ पे प्रीडेटर्स भी होते हैं। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं। अब इनकी बात करें फंगी की, देखो जैसे कि संतरा है, ठीक है, टमाटर है, ठीक है। मान लो सब्जी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो सब्जियाँ हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होती, है ना। बट वही गर्मी के मौसम में जल्दी ख़राब हो जाती है अगर उसको हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, क्योंकि उस समय क्या होता है, उसमें फंगी लग जाती है, ठीक है। तो फंगी जो होती है वो ग्रो कहाँ होती है? वो ग्रो होती है वार्म, मतलब ऐसे टेम्परेचर में जो ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो और ज़्यादा मॉइस्चर वाले सरफेस में ये ग्रो होती है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर को छोड़ देते हो, गर्मी के मौसम में वार्म क्लाइमेट होता है और कैसा होता है? मॉइस्चर होता है, तो उसमें ही जल्दी ग्रो कर लेती हैं, जिससे हमारी जो सब्जियां हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो जो फंगी किंगडम है, ठीक है, फंगी जो है उसका हैबिटेट क्या होगा? हैबिटेट यानी कि हैबिटेट क्या होगा कि ये प्रेफर करती है मोस्ट एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है। वार्म हैबिटेट यहाँ पे चाहिए होता है इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फंगी में यूकारियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और एक ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर फंगी होता है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, इनकी सड़े गली चीज़ों को खाते हैं। पैरासिटिक होता है, इनकी दूसरे ऑर्गेन्स में रह के उनका न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, साथ ही साथ उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। सिम्बायोसिस होते हैं, यानी कि ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में भी रहते हैं। और इनका हैबिटेट क्या होता है? ये मोस्ट एंड वार्म हैबिटेट में रहते हैं और वहीं ये ग्रो करते हैं, ठीक है। अब भाई मैं एग्जाम्पल ले लूँ सब्जियों का। अगर मैं रूम टेम्परेचर में ना रखकर मैं उसको फ्रिज में रख देता हूँ, रेफ्रिजरेटर में रख देता हूँ, तो वहाँ पे ये सब्जियाँ प्रिजर्व रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्म क्लाइमेट नहीं होता, है ना। वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही कम टेम्परेचर होता है जहाँ पे फंगी ग्रो नहीं हो पाती, जिससे हमारी सब्जियाँ बच जाती है, ठीक है। तो मोस्ट एंड वार्म हैबिटेट में प्रेफर रहता है। अब एक बात करेंगे सेल वॉल की, तो इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक और चीज़, ये हर जगह पाई जाती है, ठीक है, चाहे वाटर में, चाहे सॉइल में, चाहे लैंड पर, हर जगह ये पाई जाती है। और ये इमोबाइल होती है। इमोबाइल यानी कि मूव नहीं करती है ना। मतलब कुछ फंगी ऐसी है जो एक जगह रहती है, ठीक है। तो इमोबाइल होती है। तो एक बार दोबारा डिवाइस कर लेते हैं। यूकारियोट्स होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ईस्ट एक ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर होता है, सेप्रोफाइटिक होती है, और पैरासिटिक होता है, और सिम्बायोसिस होता है। मोस्ट एंड वार्म हैबिटेट होता है इनका, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, और ये इमोबाइल होते हैं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम फंगी को आगे बढ़ाते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है। अब सबसे पहले हम फंगी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ज़्यादातर जो फंगी होती है ना, वो ग्रो कैसे करती है? वो ग्रो करती है हाइफे की मदद से, ठीक है। हाइफे की मदद से ग्रो करती है। देखो, ये अलग अलग जो ब्रांचेस होती है ना, ये अलग अलग ब्रांचेस, जैसे कि ये यहाँ पे ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है ना, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस जो निकली होती है, इसको हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी, ठीक है। और जब ये अलग अलग ब्रांचेस यानी कि अलग अलग हाइफे जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, इंटरकनेक्ट नेटवर्क बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखो अलग अलग हाइफे थी, इन्होंने इंटरकनेक्ट हो गए, एक साथ मिल गए, तो ये क्या बना लेते हैं? माइसीलियम। क्या बना लेते हैं? माइसीलियम। तो ये जब इंटरकनेक्ट होते हैं ये हाइफी, तो ये माइसीलियम बना लेते हैं,
ठीक है। अब जो हमारे सेल वॉल जो होते हैं, सेल वॉल मैंने बोला था ना सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो जो सेल वॉल होते हैं वो बने किससे होते हैं, वो बने होते हैं किटीन से और पॉलीसैकेराइड से। ठीक है, तो किससे बने होते हैं, किटीन और पॉलीसैकेराइड से। पूछा जाता है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ किटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब इसमें हम देखो, इसमें हम थोड़ा सा और जूम करते हैं हाईफे में, तो कुछ इस तरह का ये डायग्राम दिखता है जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्जी अपरेटर्स, ठीक है, ये होता है हमारा राइबोसोम्स, ये वैक्यूल होता है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और ये दोनों, ये जो दो होते हैं सेप्टम होते हैं। अभी सेप्टम कौन होते हैं, देखो आपने हर्ट में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, अपने 10th में ह्यूमन हर्ट में भी पढ़ा होगा सेप्टम हो क्या करते हैं, है ना, जैसे कि हर्ट में हमने पढ़ा था कि जो सेप्टम होते हैं वो राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही सेप्टम जो होते हैं ये वॉल में सेपरेट करते हैं किसको, सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, तो सेप्टम ये काम करता है। तो हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की। तो ज़्यादातर फंगी हाइफे की वजह से ग्रो करते हैं, जब ये इंटरकनेक्ट होते हैं तो माइसिलियम बनाते हैं। ठीक है, और जो सेल वॉल है वो किटीन एंड पॉलीसैकेराइड से बना होता है। तो अभी तक हमने बात की स्ट्रक्चर, ठीक है, और बेसिक फीचर्स। अब हम बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन की। अब ये देखो न्यूट्रिशन मैंने पहले ही समझा दिया था। तो जो फंगी का जो न्यूट्रिशन होता है, सबसे पहले देखो वो हेटरोट्रॉपिक होता है। एक बात समझ लो कि जो फंगी होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक में भी कौन कौन से आते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक में भी सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक यानी कि ये डेड एंड डिकेइंग फूड को फीड करता है, यानी कि सड़ गले चीज़ों को खाता है। ये पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेन्स के न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होते हैं। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि जब म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी कि इसको ऐसे समझो कि दोनों ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा होता है, इसका भी फ़ायदा होता है और उसका भी फ़ायदा होता है, तो वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी समझते हैं कि जो फंगी है वो किस तरह से सिम्बायोसिस करता है। तो इसके एग्जांपल जैसे लाइकिन में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसका, फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि भाई जो फंगी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से कैसे रिलेशनशिप रखता है, तो हम इसको यहाँ पे समझेंगे। देखो जो फंगी है ना, ये करता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन लाता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोटेक्ट करता है, आउटर लेयर कवरिंग को प्रोटेक्ट करता है। उसके बदले में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फंगी को फूड दे देती है। तो इसमें देखो दोनों का फ़ायदा, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रोटेक्शन हो जाता है और फंगी जो है, फंगी उसको फूड मिल जाता है। ठीक है, हमने समझा था हेटरोट्रॉपिक होते हैं तो उसको फूड की नीड होती है। ठीक है, तो उसको ये एग्जाम्पल है लाइकेन का। अब हम यहाँ पर समझते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि अब फंगी का हायर प्लांट्स की रूट्स में भी सिम्बायोसिस होता है। किस तरह का होता है, देखो जो फंगी है ये हायर प्लांट्स के में क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफ़र करता है रूट्स की मदद से, जिससे हायर प्लांट्स को क्या मिल जाता है, वाटर एंड मिनरल मिल जाता है। और उसके बदले में फंगी को क्या मिल जाता है, फंगी को फूड मिल जाता है। हमने समझा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं वो फंगी को फूड दे देते हैं। तो दोनों का फ़ायदा हुआ, फंगी को फूड मिल गया और हायर प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के सिम्बायोटिक रिलेशन को कहते हैं हम माइक्रोहिजा। ठीक है, दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं, पहला है लाइकेन और दूसरा है माइक्रोहिजा। माइक्रोहिजा में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है फंगी और हायर प्लांट के रूट्स के द्वारा। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे समझा इनके बेसिक फीचर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है फंगी का, ठीक है, और न्यूट्रिशन समझा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ठीक है, और इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा होता है ये भी हमने समझा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, इनके रिप्रोडक्शन की। भाई फंगी जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो दो तरह से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह से ही करता है, पहला है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है माइसीलियस फ्रेगमेंटेशन और तीसरा है बडिंग। तो जो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि इसमें आउटर इसकी कवरिसिस्ट होती है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, देखो ये डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो वॉल होती है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्स होते हैं, और यही स्पोर्स जो होते हैं ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, जब कंडीशन फेवरेबल बनती है। अब देखो ये हमने समझा स्पोर फॉर्मेशन, ये हमने 10th में भी हमने समझा था। ठीक है, अब दूसरा है माइसीलियस फ्रेगमेंटेशन। माइसीलियस फ्रेगमेंटेशन क्या है, हमने बताया था ना कि जो अलग अलग हाइफे है वो इंटरकनेक्ट होकर माइसीलियम बनाती है। तो जो माइसीलियम है वो अगर अलग अलग हाइफे में दोबारा टूट जाए, ठीक है, तो वो अलग अलग फ्रेगमेंट जो हैं वो एक नया फंगाई बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, तो वो होता है माइसीलियस फ्रेगमेंटेशन। फिर तीसरा आता है बडिंग। भाई बडिंग तो हमें सब जानते हैं, बडिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बर्ड्स पेरेंट बॉडी से अटैच होता है और वो पेरेंट बॉडी में क्या होता है, पेरेंट बॉडी में वो ग्रो करने लगता है। ठीक है, और जब वो
फुल्ली मैच्योर हो जाता है, जब वो पूरी तरह से उसकी ग्रोथ हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाता है, यानी कि सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसी चीज़ को हम, इसी प्रोसेस में कहते हैं बडिंग। ठीक है, अब बडिंग इसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट देखो, ये ईस्ट है, इसके ऊपर देखो एक और ईस्ट है। ये क्या हो, जब से ग्रोथ होगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और ये एक नया ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि हम नॉर्मली हम देखते हैं तो हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में क्या होता है? मेल फीमेल का होता है। ठीक है, मेल फीमेल का फ्यूजन होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें होते हैं 2 मेटिंग टाइप्स, 2 मेटिंग टाइप्स होते हैं। एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस। अब एक और वाली बात, जब 2 मेटिंग टाइप्स, कौन कौन से? प्लस माइनस, ये अगर एक ही माइसीलियम में प्रेजेंट है, माइसीलियम में क्या है? इंटरकनेक्ट नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, इंटरकनेक्ट नेटवर्क ऑफ हाइफी, तो वो है माइसीलियम। तो अगर वो 2 मेटिंग टाइप्स अगर सेम माइसीलियम में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे होमोथैलिक। ठीक है, ये होमोथैलिक इंपॉर्टेंट है। और अगर भाई डिफरेंट माइसीलियम में प्रेजेंट हो, अलग अलग माइसीलियम में वो प्लस माइनस प्रेजेंट हो ना, तो उसको बोलेंगे हेटेरोथैलिक। ठीक है, तो होमोथैलिक यानी कि जब सेम माइसीलियम में प्रेजेंट होगा, ठीक, और हेटेरोथैलिक जब इनकी डिफरेंट माइसीलियम में ये प्रेजेंट होगा। क्या? ये 2 मेटिंग टाइप्स, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमने समझा होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। अब एक और हमारा चीज़ आता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ये भी देखो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, है ना, जो आगे के चैप्टर्स में या फिर इसी चैप्टर में काम में आते हैं। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं? देखो हमने 10th में भी हमने पढ़ रखा है, बट उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हैप्लॉइड यानी कि सिंगल कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि सेल जो होता है वो सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जब एक कंप्लीट सेट्स होता है क्रोमोसोम का तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड यानी कि 2 कंप्लीट सेट्स होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मेल एंड फीमेल का। ठीक है, तो मेल गैमेट्स क्या होते हैं? देखो, गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल। ठीक है, तो मेल गैमेट्स का अलग होता है, अपना अलग सेक्स सेल होता है, और फीमेल गैमेट्स का अलग अपना सेल होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग उनके पास भी एक है, उनके पास भी एक है। और अगर वो दोनों कंबाइन करते हैं, फ्यूज़न होता है, तो एक क्या बनता है? एक डिप्लॉइड सेल्स बनता है। क्या बनता है? डिप्लॉइड सेल बनता है, जिसमें उन दोनों के, मेल और फीमेल के दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों के कंप्लीट सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो होता है डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड यानी कि सिंगल कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का, और डिप्लॉइड की 2 कंप्लीट सेट्स। ठीक है, तो हैप्लॉइड यहाँ पे देखो, इसका एक होता है N, इसका फॉर्मूला होता है N, और डिप्लॉइड का होता है 2N। ठीक है, ये होता है। तो हमने क्या समझा? हमने रिप्रोडक्शन समझा। ठीक है, रिप्रोडक्शन समझा। ठीक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, जिसमें हमने होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक यहाँ पे हमने समझा। फिर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फिर हमने समझा। अब यहाँ पे समझते हैं सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल कैसी होती है? जिसके अंदर आती है 3 वर्ड, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मायोसिस। ठीक है, ये मायोसिस है, ये माइटोसिस नहीं है। माइटोसिस अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये हम सेक्सुअल साइकिल में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मो देखो, नाम से समझो, प्लाज्म यानी कि प्लाज्म, और गैमी यानी कि यूनियन, मैरिज। यानी कि क्या होता है? इसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है एक ही न्यूक्लियस में। ठीक है, यानी कि 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, तो ये होता है हमारा प्लाज्मोगेमी। ठीक है, और कैरियोगेमी क्या होता है? जब 2 न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और मायोसिस यानी कि जब डिप्लॉइड ज़ाइगोट में स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, उससे माइसीलियम बनता है। ठीक है, ये देखो, ये पूरी साइकिल है, इसको हमें दिमाग में इमेज बना के रखनी है। ठीक है, देखो, ये पूरा का पूरा माइसीलियम है। ठीक है, माइसीलियम है, इसमें से 2 हैप्लॉइड सेल बाहर आए, 2 हैप्लॉइड सेल अलग हो गए, तो उसको हम बोलेंगे डाइकैरियोट। ठीक है, और किसके द्वारा हुए? प्लाज्मोगेमी के द्वारा। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, जो डाइकैरियोट है इसके अंदर 2 हैप्लॉइड सेल हैं, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, मेल फीमेल का नहीं होगा, प्लस और माइनस है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे हम अपने ह्यूमंस में देखते हैं तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तो उससे क्या बनता है? तो क्या होता है? सबसे पहले वो होता है फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या बनता है? ज़ाइगोट बनता है। तो सेम इसमें बनता है, बट इसमें हैप्लॉइड सेल है। देखो, 2 हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज़न होगा, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल का जब फ्यूज़न होगा, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, एक सिंगल सेट और एक अलग सिंगल सेट, तो सिंगल और सिंगल क्या बन जाएंगे? डबल यानी कि 2 कंप्लीट सेट्स बन जाएंगे क्रोमोसोम्स के, और 2 कंप्लीट सेट्स यानी कि डिप्लॉइड सेल्स बनेगा, यानी कि डिप्लॉइड बनेगा। और फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? ज़ाइगोट। तो यानी कि डाइकैरियोट्स जब फ्यूज़न होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जिसमें इन दोनों के हैप्लॉइड सेल्स होंगे।
फिर क्या होगा, ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ना, इससे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। फिर इन्हीं स्पोर्स से एक क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा माइसिलियम बन जाएगा। यानी कि जब स्पोर्स ग्रो करेगा तो ये माइसिलियम यहाँ पे बन जाएगा। फिर देखो माइसिलियम से फिर अलग होंगे, 2 हैप्लॉइड सेल लाएंगे, फिर दोनों हैप्लॉइड सेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, फिर माइसिलियम बनेगा। ऐसी ये सेक्सुअल साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, ऐसे ही मायोसिस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमें दिमाग में बैठा के रख लेना है। ठीक है, तो ये हमने समझा सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मायोसिस। अब इनमें 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। ये देखो, ये जो सेक्सुअल साइकिल है ना, सेक्सुअल साइकिल ये हर समय परफॉर्म नहीं होती, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में ही होती है, एंड ओनली अनफेवरेबल कंडीशन में ही ये सेक्सुअल साइकिल होता है। अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जो हमसे अगेंस्ट हो, है ना, मतलब जैसा हम अपना क्लाइमेट चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, तो होता है अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म होती है। बाकी फेवरेबल कंडीशन में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एक और चीज़ आप खुद ही दिमाग लगाओ कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने स्पोर्स फॉर्मेशन देखा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा था। तो क्या ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं वो सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, है ना, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो वेल इसका जो आंसर है वो हम इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, प्रोसेस अलग था। ठीक है, प्रोसेस अलग था। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देखो प्रोसेस अलग है। देखो प्लाज्मोगेमी, डाइक्रोन, फिर फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉय जाइगोट, फिर स्पोर्स प्रोड्यूसिंग माइसिलियम। ठीक है, प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो यानी कि जब प्रोसेस ही अलग है तो यहाँ पे स्पोर्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे सेम हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स होते हैं ना, वो सेम नहीं होते। ठीक है, सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात का भी हमें ध्यान रखना है, ये बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हमने समझा क्या, फंगी किंगडम के यहाँ पे बेसिक फीचर यानी कि इंट्रोड्यूस हो गए फंगी किंगडम से। अब यहाँ पे देखो हम समझते हैं मेन जो आता है फंगी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंगी का क्लासिफिकेशन यानी कि जब फंगी के इतने सारे फंगी होते हैं तो इतने सारे फंगी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो मेनली चार पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला फाइकोमाइसिटिस, दूसरा एस्कोमाइसिटिस, तीसरा बेसिडियोमाइसिटिस और फोर्थ ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस का कॉमन नेम इसको हम कॉन्जुगेशन फंगी भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटिस को हम सेक फंगी भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस को हम क्लव फंगी कहते हैं और ड्यूट्रोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके कॉमन नेम है जो हमें पता होनी चाहिए। पहले अब हम स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटिस से। देखो इन सभी को ना हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, वो भी स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझेंगे। ठीक है, विजुलाइज के साथ। तो फाइकोमाइसिटिस, तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसके अंदर फंगी है यानी कि माइसिलियम होगा। अब देखो 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक है असेप्टेड और दूसरा है सीनोसाइटिक। यानी कि जो माइसिलियम जो होते हैं ना वो असेप्टेड होते हैं और सीनोसाइटिक होते हैं। देखो सेप्टेड यानी कि सेप्टम, ठीक है, सेप्टम यानी कि जो सेपरेट करता है, ठीक है, और ए लग गया यानी कि असेप्टेड यानी कि इसके अंदर सेप्टम नहीं होता है। ठीक है, और सीनोसाइटिक होता है, सीनो यानी कि कॉमन और साइटिक यानी कि बॉक्स यानी कि कॉमन बॉक्स होता है। ठीक है, तो यानी कि इनके अंदर सेप्टम नहीं होता है। सेप्टम बोले तो कि वॉल नहीं होती जिससे ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स सेपरेट होते हैं, तो वो वॉल नहीं होती, जिस कारण ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, जो सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटर्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, कॉमन बॉक्स में होते हैं। ठीक है, तो ये सीनोसाइटिक होते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या है, 2 बैंगल्स लगे हैं, एक ऐसा लगा है, ठीक है, और एक ऐसा लगा है और एक ऐसा लगा है। ठीक है, तो ऐसे बैंगल्स लगे हैं। ठीक है, अब इस बैंगल से क्या होगा, मान लो इसके अंदर क्या रखे हैं, चूड़ियाँ रखी हैं, तो इनके अंदर देखो ब्लू बैंगल्स रखे हैं, इसके अंदर रेड रखे हैं, इसके अंदर क्या रखे हैं, इसके अंदर येलो रखे हैं, है ना। ऐसे मतलब अलग अलग यहाँ पे बैंगल्स अलग अलग सेपरेट हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये वॉल्स लगी हुई है, वॉल्स यहाँ पे सेपरेट है, इसलिए अलग अलग यहाँ पे बैंगल्स रखे हैं इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो अगर बैंगल्स हटा दूँ, ठीक है, बैंगल्स हटा दूँ तो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स में ये भी है ही नहीं, तो जो बाकी सारी जो ये चूड़ियाँ हैं, बाकी सारे जो बैंगल्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए होंगे, अलग अलग प्रकार के एक जगह ही बिखरे हुए होंगे। तो यही सेम चीज़ होता है फाइकोमाइसिटिस में, है ना, माइसिलियम में। इसमें क्या होती है, वॉल्स नहीं होती है जिस कारण सेपरेट हो सके, है ना। तो अगर वॉल्स नहीं होती है तो ये एक ही जगह इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन बॉक्स के अंदर होते हैं, जिसमें सीनोसाइटिक। तो असेप्टेड यानी कि सेप्टम नहीं होता है और सीनोसाइटिक यानी कि इधर उधर यहाँ पे बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, कॉमन बॉक्स में होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, माइसिलियम इज असेप्टेड एंड सीनोसाइटिक।
अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देखो वही एक सीरीज चलने वाला है, एक क्रम चलने वाला है। पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर, फिर रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल और सेक्सुअल, फिर इसके एग्जाम्पल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल। सबसे पहले समझते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 वर्ड यहाँ पे याद करने हैं। पहला है ज़ूस्पोर्स और दूसरा है एल्पनोस्पोर्स। देखो जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और जो एल्पनोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अभी मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है? देखो जो मोटाइल होता है उसका मतलब है कि मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये मूव कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन आ गया ना, तो ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करते हैं? देखो हमें कैसे पता लगेगा? हम अगर भूल जाएं कि मान लो कौन सा इनमें से मोटाइल था कौन नॉन मोटाइल, तो इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो ज़ूस्पोर्स है ना, देखो ज़ूस्पोर्स में ज़ू है, जो इनके चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या होता है? एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल मूव कर सकते हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं जो ज़ूस्पोर्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। और इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो अल्पलेनोस्पोर्स है ना, देखो ए हटा दो, प्लेन यानी कि प्लेन क्या होता है? मूव कर सकता है, और ए आ गया यानी कि मूव नहीं कर सकता। तो इससे हम याद कर सकते हैं जो एल्पनोस्पोर्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये 2 हमें याद करना है, ज़ूस्पोर्स एंड एल्पनोस्पोर्स। इसका डायग्राम भी ये है, ठीक है, और ये डायग्राम है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो स्पोर्स होते हैं ना, देखो ये डायग्राम है स्पोर फॉर्मेशन का है, ठीक है, तो इनके अंदर स्पोर्स है। ये जो स्पोर्स है ना, ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं? ये भी बात है भाई। देखो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे क्या बन रहा है? उससे माइसिलियम बन रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट एक और चीज़ आती है कि भाई इनको प्रोड्यूस कौन करता है? तो इनको प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियम। कौन करता है? स्पोरेंजियम। इसका प्लूरल शब्द होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है। अब एक और सवाल, भाई कहाँ करता है? ठीक है, कहाँ करता है? तो ये करता है एंडोजीनियसली, यानी कि एंडोजीनियसली के द्वारा स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्पोरेंजियम स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि देखो एंडोजीनियस यानी कि अंदर ही अंदर ये जो स्पोरेंजियम है ना वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो स्पोर्स है, देखो ये जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, और इसके अंदर देखो डॉट है ना, इसको बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। तो ये जो स्पोर्स जो होते हैं ना, ये स्पोर्स ये प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस के द्वारा होता है स्पोरेंजियम के द्वारा, और ये स्पोरेंजियम के अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है एंडोजीनियसली। ठीक है, तो आई होप को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको, स्पोर्स स्पोरेंजियम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं अंदर ही अंदर। अब बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखो 2 चीज़ हमें याद करनी है। एक है सिमिलर गैमेट्स और दूसरे होते हैं डिसिमिलर गैमेट्स। सिमिलर गैमेट्स का क्या मतलब? देखो गैमेट्स मतलब क्या होता है? सेक्स सेल होता है, ठीक है, और सिमिलर यानी कि सेम गैमेट्स, यानी कि अगर उनका शेप, साइज और मॉर्फोलॉजी अगर सेम है, शेप साइज मॉर्फोलॉजी सेम है, तो वो सिमिलर गैमेट्स होंगे। तो अगर उनका फ्यूज़न होगा, ठीक है, तो उसका फ्यूज़न होगा तो उसको हम कहेंगे आइसोगैमस, यानी कि सिमिलर गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, और अगर डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो उसको बोलेंगे एन आइसोगैमस। क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस, है ना। तो एन आइसोगैमस बोलेंगे जब डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। डिसिमिलर कैसे? जब शेप और साइज सेम नहीं होगा, मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होगी, और तब उनका फ्यूज़न हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे एन आइसोगैमस। अब इस फ्यूज़न के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, ये भी सवाल उठता है। तो क्या प्रोड्यूस होगा? ज़ाइगोस्पोर्स। क्या प्रोड्यूस होगा? ज़ाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा? ज़ाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सिमिलर गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस, और डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो बोलते हैं एनाइसोगैमस। और फ्यूज़न के बाद क्या होता है? प्रोड्यूस होता है ज़ाइगोस्पोर्स। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद ना करो, है ना, याद करो या ना करो, बट ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल याद कर सकते हैं रैम से। ठीक है, ये वो वाला रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला रैम नहीं है, ये रैम है एग्जाम्पल। देखो आर से राइजोपस, ठीक है, ए से एल्ब्यूगो एंड एम से म्यूकर। देखो राइजोपस तो हम सभी जानते होंगे, हमने 10th में पढ़ा हुआ है। राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड, जिससे ब्रेड खराब हो जाता है तो उस पर राइजोपस ही तो पड़ता है, ठीक है, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। एल्ब्यूगो जिसको हम कहते हैं मस्टर्ड फंगी, ठीक है, मस्टर्ड फंगाई इसको कहते हैं, और म्यूकर। तो ये एग्जाम्पल है, तो हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया। फाइकोमाइसिटिस एग्जाम्पल कौन कौन से थे? राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमने कंप्लीट किया फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस का स्ट्रक्चर क्या होता है? माइसिलियम एक्सेप्टेड होता है, सेप्टम नहीं होता है, और कॉमन बॉक्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझे मोटाइल ज़ूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल एल्पनोस्पोर्स, और जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम की तरह प्रोड्यूस होते हैं अंदर ही अंदर। एंड फिर हमने समझा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन आइसोगैमस, डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन एनाइसोगैमस, और फ्यूजन के बाद प्रोड्यूस होता है ज़ाइगोस्पोर्स। ठीक है, फिर एग्जाम्पल राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। तो ये हमने समझा। अब यहाँ पे हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो कि है एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस। देखो लोड लेके नहीं चलना है, हमें मज़े के मूड में यहाँ पे पढ़ना है। तो
अब हम स्टार्ट करते हैं एस्कोमाइसिटिस। जो एस्कोमाइसिटिस है ना वो सेक फंगी होता है, इसका कॉमन नेम है एस फंगी। एस फंगी क्यों? देखो सेक फंगी क्यों? क्योंकि होलो स्पेस होता है, होलो स्पेस यानी कि गड्ढा गड्ढा होता है, होलो स्पेस होता है। इनका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है। जो माइसिलियम जो होता है ना वो सेपरेट होता है। अब इसके अंदर सेप्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर वॉल सेपरेट होती है, ब्रांचेड होती है, ठीक है। तो माइसिलियम जो होता है वो सेपरेट होता है, वो ब्रांच होता है। अब एसेक्सुअल मोड की बात करें तो एसेक्सुअल मोड में ये भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। अब एसेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहते हैं? कोनिडिया। क्या कहते हैं? कोनिडिया। तो एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। अब ये जो कोनिडिया है, जैसे हमने समझा था ना कि जो स्पोर्स है प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के द्वारा, तो ये कोनिडिया भी कौन प्रोड्यूस करता है? ये कोनिडिया प्रोड्यूस करता है कोनियोडोफोर्स, ठीक है, कोनियोडोफोर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, कोनियोडोफोर्स, ठीक है। तो कोनियोडोफोर्स प्रोड्यूस करता है कोनियडा, ठीक है। और ये एक्सोजिनसली होता है। अब ये बाहर की तरफ होता है, बाहर होता है, अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, बाहर होता है, ठीक है। तो कोनियोडोफोर्स होता है। ये देखो एक ये डायग्राम भी है, देखो ये ये पूरा का पूरा कोनियोडोफोर्स है। इसके अंदर क्या है? ये सारे कोनियोडिया है ना, कोनिडिया है, ठीक है, कोनिडिया है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं और प्रोड्यूस कौन करता है? कोनियोडोफोर्स। अब यहाँ पर समझते हैं सेक्सुअल मोड को। तो सेक्सुअल मोड भी स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल स्पोर्स, अब ये सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर्स कहते हैं। देखो एस्कोमाइसिटिस से एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अब इनको भी कौन प्रोड्यूस करता है? तो इनको प्रोड्यूस कौन करता है? एस्काई। एस्काई प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रेजेंट होता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में, है ना, जिसको बोलते हैं एस्कोस्पास, ठीक है। एस्कोस्पास प्रोड्यूस करता है, वो भी एंडोजिनसली यानी कि अंदर अंदर, ठीक है। तो सेक्सुअल मोड है। अब लास्ट में बच जाता है हमारा इसका एग्जाम्पल। तो एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल क्या है जिसको हम याद कर सकते हैं? वाई 5 से, ठीक है। वाई मतलब ईस्ट, पी मतलब पेनिसिलियम, और ए मतलब एस्परजिलियस, और एन मतलब न्यूरोस्पोर्स, ठीक है, न्यूरोस्पोर्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलियस और न्यूरोस्पोर्स, ठीक है। न्यूरोस्पोर्स जिसको हम रेड ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। रेड ब्रेड मोल्ड यानी कि क्या होता है? न्यूरोस्पोर्स होता है। और जो न्यूरोस्पोर्स है उसका बायोकेमिस्ट और जेनेटिक वर्क में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट और जेनेटिक वर्क में इसका यूज़ होता है, किसका? न्यूरोस्पोर्स का। तो ये भी, तो यहाँ एस्कोमाइसिटिस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एस्कोमाइसिटिस में सिंपल वही जो हमारा सीरीज चल रहा है, स्ट्रक्चर समझा, फिर एसेक्सुअल मोड, फिर हमने समझा सेक्सुअल मोड, एंड लास्ट में इसका एग्जांपल ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलियस एंड न्यूरोस्पोर्स। अब थर्ड क्लासीफाई करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस, अब देखो इसका स्ट्रक्चर सेम है, वही सेम है। माइसिलियम सेप्टेट होता है, सेप्टम प्रेजेंट होता है, ब्रांच होती है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम ही है। अब एसेक्सुअल मोड की बात करें तो एक और हैरानी की बात होगी कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म नहीं होता। देखो मैंने क्या कहा? एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। भाई देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स थोड़ी ना है, स्पोर्स फॉर्मेशन थोड़ी ना है, और भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है, ठीक है, और मान ले तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी है, फिजन भी है। तो स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। सेक्सुअल मोड की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्स कौन होते हैं? भाई सेक्सुअल मोड तो होता है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स है वही सेम क्रम जैसे कि हमने समझा था, स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है? स्पोरेंजियम, ठीक है। और कोनिडिया कौन प्रोड्यूस करता है? ये कोनियोडोफोर्स। ऐसे ही सेम जो हमारा बेसिडियोमाइसिटिस है, बेसिडियोमाइसिटिस में भी बेसिडियोस्पोर्स है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है बेसिडियम। कौन प्रोड्यूस करता है? बेसिडियम, जिसका प्लूरल शब्द क्या होता है? बेसिडिया, ठीक है। तो बेसिडियम भी प्रोड्यूस करता है, वो भी एक्सोजिनसली यानी कि बाहर की तरफ। देखो ये डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम है। इसमें जब आपने देख रहा हो, इसमें हमने देखो यहाँ पे अलग, यहाँ पे क्या है? ये बेसिडियम है, ये बेसिडियम है, लेकिन अलग यहाँ पे बेसिडियम है। अब इस बेसिडियम को अगर हम जूम करेंगे ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स होंगे, इसके अंदर अलग अलग स्पोर्स होंगे। तो देखो ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है बेसिडियम। और ये जो बेसिडियम है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बेसिडियो कार्प पे। देखो ये बेसिडियम है, ये पूरे का पूरा बेसिडियो कार्प में प्रेजेंट है। और बेसिडियो कार्प यानी कि फ्रूटिंग बॉडी है ना, देखो मशरूम है, ठीक है। तो ये बेसिडियो कार्प होता है, ठीक है। तो स्पोर्स ये कौन प्रोड्यूस करता है? बेसिडियम प्रोड्यूस करता है, ठीक। और जो बेसिडियम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसिडियो कार्प, जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो ये हमें याद रखना है सेक्सुअल मोड में। एंड लास्ट में हमारा एग्जांपल बच जाता है बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल, जिसको हम याद कर सकते हैं बैप से, है ना। बैप नहीं बोल रहा हूँ, बैप बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें डबल पी है। तो देखो बी से ब्रैकेट फंगई, ए से एग्रिकस, है ना, और पी से पुक्सिनिया, और पी से पफ बॉल क्योंकि इनका जो शेप होता है वो बॉल जैसा होता है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट फंगी, ठीक है, एग्रिकस को मशरूम बोलते हैं, और पुक्सिनिया यानी कि रस्ट फंगस, इसका कॉमन नेम क्या है? रस्ट फंगस, ठीक है। और पफ बॉल, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ब्रैकेट फंगी, एग्रिकस,
पुक्सिनिया एंड पफपोर। ये बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है। तो हमने बेसिडियोमाइसिटिस को भी कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर वही सेम है। एसेक्सुअल मोड में स्पोर्स नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। सेक्सुअल मोड भी सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे बेसिडियम में। बेसिडियम कहाँ होता है? बेसिडियो कार्प में। और इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 टाइप का पे पढ़ते हैं जो कि क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। अब इसका खुशी की बात बताऊँ, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। माइसिलियम जो है वो सेप्टेट है, ब्रांच है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो भाई एस्कोमाइसिटिस और ये हमारे बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस के सेम ही है, ठीक है, सेम है। बट यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस की अलग थी, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइकोमाइसिटिस की यहाँ पे अलग थी, असेप्टेटिव और सिनोसाइटिस थी, ठीक है। अब ड्यूटेरोमाइसिटिस में देखिए तो एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर्स जो कि बोलते हैं कोनिडिया, है ना, कोनिडिया, ठीक है। अब कोनिडिया आपने देखा होगा, कोनिडिया हमने एस्कोमाइसिटिस में भी हमें पढ़ा था, ठीक है, एक्सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, तो इसके भी कोनिडिया होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और आश्चर्य वाली बात कि इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है भाई। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ एक्सेक्सुअल होता है। और एक्सेक्सुअल में भी स्पोर्स होता है जिसको हम कोनिडिया कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में इसका एग्जाम्पल बच जाता है ड्यूटेरोमाइसिटिस का, जिसको हम याद कर सकते हैं कैट से, C4 कैट, ठीक है। तो सी से कोलेटोट्राइकम, ए से ऑल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इस ड्यूटेरोमाइसिटिस में इतना ही था, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट किया क्या? फंगी का क्लासिफिकेशन, फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। इसका हमने स्ट्रक्चर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या रहा है तो बस एल्बियो म्यूकर। फिर हमने समझा एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस का भी स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल मोड, फिर सेक्सुअल मोड, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोर्स। फिर बेसिडियोमाइसिटिस में हमने सेम वही स्ट्रक्चर, फिर रिप्रोडक्शन एक्सेक्सुअल सेक्सुअल, और फिर इसके एग्जाम्पल यानी कि क्या है? ब्रैकेट फंगी, एग्रिकस, पुक्सिनिया एंड पफपोर। फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी वही सेम स्ट्रक्चर सेम था। एसेक्सुअल स्पोर्स समझे कोनिडिया एंड सेक्सुअल मोड होता ही नहीं है। और फिर इसके एग्जाम्पल क्या है? कोलेटोट्राइकम, एल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब ये जो चारों के चारों जो हमने पढ़ी, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक भाई। देखो रिवाइज करना बहुत ही, ठीक है। अब इनके देखो टेबल अलग अलग बनाई, जो फाइकोमाइसिटिस है, एस्कोमाइसिटिस है, बेसिडियोमाइसिटिस है और ड्यूटेरोमाइसिटिस है। तो अगर इनकी बात करें इनके कॉमन नेम की, तो भाई फाइकोमाइसिटिस को हम कॉन्जुगेशन फंगी कहते हैं, एस्कोमाइसिटिस को हम सेक फंगी कहते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस को हम क्लर्व फंगी कहते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल मोड नहीं होता है, तो ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए इम्परफेक्ट फंगी है, ठीक है। और अब माइसिलियम की बात करें तो माइसिलियम कैसा होता है? तो देखो फाइकोमाइसिटिस में माइसिलियम जो होता है उसके अंदर असेप्टेट होता है, सेप्टम नहीं होता है, सिनोसाइटिक होता है, कॉमन बुक्स होता है। एस्कोमाइसिटिस में सेप्टम होता है और ब्रांच होती है। बेसिडियोमाइसिटिस में भी सेप्टम होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच होती है। और ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी सेप्टेट होता है और ब्रांच होती है, यानी कि तीनों में सेप्टेट ब्रांच होती है। बट फाइकोमाइसिटिस में सेप्टम नहीं होता है, ये अलग केस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई फाइकोमाइसिटिस में स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, एस्कोमाइसिटिस में भी स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, बेसिडियोमाइसिटिस में फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटिस का याद रखना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है और ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी स्पोर्स होता है, ठीक है। अब इनकी बात करें एसेक्सुअल स्पोर्स की, तो स्पोर्स यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स की तो क्या होते हैं? ये होते हैं जू स्पोर्स और दूसरा होता है एल्पनोस्पोर्स। जू स्पोर्स जिसको बोलते हैं मोटाइल एंड इसको नॉन मोटाइल, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस में भी देखें तो जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो होता है कोनिडिया। अब बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल स्पोर्स होता ही नहीं है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी कोनिडिया होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो फाइकोमाइसिटिस में देखिए तो भाई यस होता है, एस्कोमाइसिटिस में भी होता है, बेसिडियोमाइसिटिस में भी होता है, बट ड्यूटेरोमाइसिटिस में नहीं होता, इसलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फाइकोमाइसिटिस में होता है जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एस्कोमाइसिटिस में भी एस्कोकार्प, ठीक है, जिसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, ये होता है। एंड बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियोकार्प यानी कि बेसिडियोस्पोर्स और ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ से आ गया, ठीक है, तो नहीं होता है। तो ये हमने चारों के हमने यहाँ पे क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक और बच जाता है ना, लास्ट स्टेप और बच जाता है। देखो फंगी के बारे में इतना पढ़ा हमने, पढ़ा फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटिस, और एक और बच गया था जो कि क्या था? बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। तो इसके यूजेस भी इतने ज़्यादा हैं भाई, इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये हमारे हर जगह पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है? देखो फंगी का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स में यूज़ होते हैं, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, साथ ही फूड सोर्स में भी यूज़ होते हैं,
और ये डिकम्पोजर किस तरह काम करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, तो फंगी होते सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, जिससे ये एनवायरनमेंट को रिप्लेनिश करते हैं, उसको नीट एंड क्लीन रखते हैं, साथ ही साथ बैलेंस बनाए रखते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है फंगी और हायर प्लांट्स का, जिसमें होता है माइक्रोहिजा, ठीक है। अब इसके यूजेस तो हैं, बट इसके हार्मफुल एस्पेक्ट भी होते हैं। हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है, जैसे कि स्किन बीमारी कॉज कर देते हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर लॉस कर देते हैं, जैसे कि वीट में रश लग जाता है तो उसमें पुक्सीनिया, और स्मर्ट डिसीज भी होता है जिसमें होता है उष्टी लेगे, ठीक है। और हमने बोला था ना कि एग्जांपल ये था कि सब्जियां खराब हो जाती है, तो वो भी एक फंगी का हार्मफुल एस्पेक्ट है। तो ये फंगी के हमने यूजेस और इसके क्या नुकसान है ये हमने समझ दिया। तो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे समझा फंगी किंगडम। तो फंगी किंगडम में हमने पूरा का पूरा यहाँ पे इस वीडियो में अपने कंप्लीट किया, जिसमें हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस और फोर्थ ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो ये था हमारा फंगी किंगडम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा लेंदी था, पर इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी अगली वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वायरसेस, वायरोड, प्लांट्स एंड लाइकेंस। तो इसी तरह से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद आई हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, बाय बाय।